So, good morning, students. Hope you will good in home and your study will started. पिछली क्लास में जैसे मैंने डिस्कस किया, पहले तो मैं पिछली क्लास के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। पिछली क्लास में शायद रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रहा था। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैंने कोशिश की है कि वॉल्यूम सही तरीके से आए और साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी सेक्शन में डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन सी 5 यूनिट फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड BP 501T के सिलेबस में कवर करनी है, और उन यूनिट के डिटेल डिस्कशन को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो फिर से डाल दूँगा साउंड सही करके। और अभी इस बार कोशिश की है कि साउंड सही रहे, तो इस बारे में भी मुझे बताइएगा कि साउंड प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकलिटी में तो मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को हमें डिस्कस करना है और हम यूनिट फर्स्ट को आज ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, पहली यूनिट जो हमारी बनी है वो दो सब पार्ट से मिलकर बनी है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दो सब क्लासेस है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो हम ए और बी पार्ट में फर्स्ट यूनिट को सब डिवाइड करते हुए पहली सब यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के पहले सब यूनिट एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हम फ्लिप्ड क्लासरूम के फिनोमेना पे अपनी स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये करेंगे कि कुछ टॉपिक्स के पीपीटी में आपको बना के वीडियो के थ्रू आपको लिंक सेंड करूँगा। आप उन वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने दफ़ा देखना चाहें देखें और प्रिपेयर करें उस यूनिट को, अपने 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 नोट्स प्रिपेयर करें। और जैसे ही हमारा टाइम टेबल इम्प्लीमेंट होता है क्लास का, हम क्लास में ये करेंगे कि लाइव सेक्शन में जो भी यूनिट के पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ फॉर्म में, उनको हम लाइव सेक्शन में डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को हमें कवर करना है, तो जैसा मैं पहले बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कंटेंट को या फेम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखें कि हम कंटेंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कंटेंट में ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में, जो कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। हम बायोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, हिस्टामिन्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं। सार स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज। डिफरेंट ड्रग्स देखेंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन कौन सी है, उनका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। कुछ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के यूजेस देखेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की स्टडी से हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, और लास्ट में हम कुछ रेफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा प्लान ऑफ वर्क एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को कंप्लीट करने का, या कंटेन या फ्रेमिंग ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से या जनरल इंट्रोडक्शन से। जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हिस्टामिन शब्द का अर्थ क्या होता है। हिस्टामिन एक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिस्टोस एंड अमीन। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज़, और अमीन अमीनो एसिड्स अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हिस्टोस मीन्स टिश्यूज़ और अमीन मतलब अमीन। तो हिस्टोस अमीन या हिस्टा अमीन, ये जो अमीन होते हैं वो टिश्यू से सिक्रेट होते हैं, इसलिए इसे लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। और चूँकि ये लोकल हार्मोन से सिक्रेट होते हैं और सेल्फ फीलिंग डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इन्हें ऑटोकाइट्स भी बोला जाता है। ऑटोकाइट्स मतलब सेल्फ फीलिंग डेरिवेटिव्स। ये हिस्टामिन्स का मीनिंग होता है, या ये मीनिंग होता है हिस्टामिन्स का। अब व्हाट इज़ द वेरियस पार्ट्स वेयर द सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन ऑकर। सो हिस्टामिन इज सिक्रेटेड in two parts basically. Firstly, granules of mast cells, and secondly, non-mast cells. Examples are brain, gastric mucosa. So हम ये कह सकते हैं कि हिस्टामिन का सिक्रेशन जो टिश्यूज फॉर्म में होता है, टिश्यूज से होता है, वो फर्स्टली होता है मास्ट सेल से। तो सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन पहला होता है
मास्ट सेल से या मास्ट सेल्स के ग्रेन्यूल से, और दूसरा सिक्रेशन होता है नॉन मास्ट सेल से। और नॉन मास्ट सेल्स कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन और गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, तो ये सिक्रेशन वाला पार्ट हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हिस्टामिन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, हिस्टामिन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्टामिन्स, what is the secretion of histamine and which parts histamine will be secreted, ये डिस्कस किया। अब हम आते हैं हिस्टामिन बेसिकली इन्वॉल्व किन किन चीज़ों में होता है। देखिए हिस्टामिन जो है एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे हम बोल रहे हैं लोकल हार्मोन से, तो हिस्टामिन के कुछ फंक्शन होते हैं या हिस्टामिन किन किन फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली इन फंक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं समझने की दृष्टि से। फर्स्ट जो हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है वो होता है एलर्जिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन में। जितनी भी बॉडी के अंदर एलर्जिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन इज द बेसिक एलिमेंट विच विल इन्वॉल्व इन द एलर्जिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। सेकेंडली हिस्टामिन सीक्रेट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है, अब आप जानते हैं गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कहाँ होता है और गैस्ट्रिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है, और इसका सिक्रेशन डिफरेंट टाइप्स के डाइजेशंस में मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड जो पार्ट होता है हिस्टामिन का, हिस्टामिन क्या करता है? स्टिमुलेशन एंड डायलेशन करता है, इंक्रीज करता है परमेबिलिटी को स्मूथ ब्लड वेसल्स की। देखिए स्टिमुलेशन करता है किसको? डायलेशन को, और इंक्रीज करता है और इन्हांस करता है या बढ़ाता है परमेबिलिटी को किसकी? स्मूथ ब्लड सेल्स की। अब जब परमेबिलिटी बढ़ेगी स्मूथ सेल की तो क्या होगा? डायलेशन होगा ब्लड सेल्स में, और डायलेशन ज़्यादा होगा। जब भी ब्लड वेसल्स में डायलेशन ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लो ऑफ ब्लड जब इंक्रीज हो जाएगा परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। परमिबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? डायलेशन होने लग जाएगा बॉडी में। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं हिस्टामिन 3 तरह के बेसिक रिएक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। फर्स्टली ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन कॉज करता है। सेकेंडली ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है या गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करता है। और थर्ड ये क्या करता है? डाइल्यूशन को स्टिमुलेट करता है। कैसे? इन्हांस करके परमेबिलिटी को स्मूथ ब्लड वेसल्स की, ठीक है, और जिससे क्या होता है? डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक, ये जनरल इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है। तो मुझे लगता है फर्स्ट जो स्लाइड आप देख रहे हैं, थर्ड स्लाइड जो देख रहे हैं हमारी, उसमें हमने हिस्टामिन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। हमने हिस्टामिन जहाँ से सिक्रेट होता है उस पार्ट को डिस्कस कर लिया, है ना। उस आधार पे हम 2 तरीके से हिस्टामिन को डिवाइड करते हैं। हिस्टामिन विच विल बी सिक्रेटेड ऑन मास्ट सेल एंड हिस्टामिन विच विल बी सिक्रेटेड ऑन नॉन मास्ट सेल्स लाइक ब्रेन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्टामिन जिन जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। उन तीनों पार्ट को हमने बोला कि एलर्जिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है हिस्टामिन, साथ ही साथ गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करता है और स्टिमुलेशन करता है डायलेशन को इंक्रीज करके परमेबिलिटी को किसकी? स्मूथ ब्लड वेसल्स की, ठीक है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हिस्टामिन को हम बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमाइन डेरिवेटिव भी कहते हैं। और ये हिस्टामिन जो होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमाइन डेरिवेटिव के फॉर्म में मेमेलियन टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अब ये बीटा इमिडाजोल इथाइलमाइन डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम आगे जब हिस्टामिन्स के नॉमेनक्लेचर में चलेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बायोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लें कि हिस्टामिन जो होता है बीटा इमिडाजोल इथाइलामीन डेरिवेटिव के फॉर्म में मेमेलियन सेल में पाया जाता है, मेमेलियन टिश्यू में पाया जाता है। इसको सबसे पहले हिस्टामिन डेरिवेटिव को सर हेनरी डेल ने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था या डिस्कवर किया था। हिस्टामिन सिंथेसिस ऑकर्स इन मास्ट सेल, पार्शियली सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड CNS पेरिफेरली। जैसे हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंथेसिस होता है
वो दो तरीके से होता है, हम बेसिकली दो तरीके से डिवाइड कर चुके हैं, मास सेल एंड नॉन मास सेल, जहाँ हिस्टामिन सिंथेसाइज होता है। मास सेल में जहाँ सिंथेसाइज होता है तो ग्रेन्यूल्स में होता है मास सेल्स के, ठीक है। और नॉन मास सेल्स में तब बोलते हैं हम इसे जब ये ब्रेन में या सीएनएस में या गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसा पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि ये एक ऑटोकाइड्स है, ठीक है, और एक मीडिएटर है जो एलर्जिक इन्फ्लामेशन रिएक्शंस में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में। वापस से रिपीट हो रही है ये चीज़ें जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये जनरल इंट्रोडक्शन में हिस्टामिन के बारे में जो चीज़ें जानना चाह रहे थे, सर हेनरी डेल ने हिस्टामिन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ये मेमेलियन सेल में भी पाया जाता है, पर मेमेलियन सेल में जब ये पाया जाता है तो बीटा इमिडाजोल इथाइलमाइन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, मेमेलियन टिश्यूज़ में। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। केमिकल नेचर ऑफ हिस्टामिन, अब ये देखिए बहुत दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री इन विच we will discuss the chemical nature of each elements. Okay, so we will discuss the chemical nature of histamine. So remember that histamine is a tissue amine, okay, which found in various cells and which are responsible for various biological action in our body. We will discuss this just moment before, okay. Histamine consists of one imidazole ring. This is the most important prospect of histamine derivatives. As you all know that we will discuss in our last semester imidazole ring. So this is the imidazole, this was the imidazole ring, okay. This was the imidazole ring, and you saw that you saw that heterocyclic is the ring in which two nitrogen and one hydrogen atom will be present. This is the heterocyclic or imidazole ring, and where you will saw that one nitrogen atom and two nitrogen atom. First nitrogen atom is bonded with one hydrogen atom, okay. So this is the NH bond, and this position is first position. In first position nitrogen is bonded with hydrogen derivative, and in third position there will be one nitrogen atom. So in imidazole ring, imidazole heterocyclic ring, two nitrogen atom will be there and one hydrogen atom will be present, and this is called heterocyclic ring, not a 6-member cyclic ring. This is heterocyclic, okay. So one is nitrogen atom and second is one and two nitrogen atom and one is hydrogen atom, okay. The imidazole ring is drawn into different times. We will draw imidazole ring in two types. This is the two types of formation of imidazole ring. This is the first formation of imidazole ring, and this is the second types of imidazole ring. So formation of imidazole ring or drawing of imidazole ring is done in different form. So we will draw a structure of imidazole ring in two types. Both the types, the formula will be the same, but the drawing pattern of imidazole ring will be changed. This is important prospect to understand the biosynthesis of histamine. So it is necessary to understand the chemical nature of histamine, because one more important parameter is that histamine is basically is a basic in nature. Why? So that because nitrogen atom is associated with hydrogen atom, and this is the basic phenomena of every derivative. If the nitrogen derivative is present, then this kind of derivative showing the basic nature in their prospect. So imidazole ring is present in histamine compound, histamine derivative. The heterocyclic ring or imidazole ring is the basic nucleus of histamine derivative, and in histamine derivative or in the heterocyclic ring of imidazole derivative or imidazole ring, there will be two nitrogen atom and one hydrogen atom will be associated with 5 cyclic
5 cyclic heterocyclic ring. This is called imidazole ring, and this imidazole ring is basic in nature because nitrogen is associated in this heterocyclic compound. So histamine is basically is a compound which is showing a basic characteristics, and their pH is 7.4, near about 7.4 pH of histamine. So this is the basic chemical nature of histamine derivatives. That comes to other points. During inflammation, there will be 3 types of reaction which will perform by histamine. When the inflammation is caused, histamine is produced basophils and by mast cell found in nearby connective tissue. This mast cell is found in nearby connective tissue, which increase the permeability of capillary to white blood cells and some proteins to allow them to engage pathogens in infected tissues. क्या होता है कि हिस्टामिन जो डेरिवेटिव होते हैं वो बेसोफिल्स में पाए जाते हैं. ये बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हिस्टामिन डेरिवेटिव होते हैं ये बेसोफिल्स को प्रोड्यूस करते हैं. और ये बेसोफिल्स क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मास्ट सेल में. ये मास्ट सेल जो होती है कनेक्टिव टिश्यू से एसोसिएट होते हैं. ये क्या करते हैं, ये मास्ट सेल से बनने वाले हिस्टामिन क्या करते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ एसोसिएट होकर बनते हैं. ये परमिबिलिटी को क्या कर देते हैं, टिश्यू के परमिबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. जिससे क्या होता है, कैपिलरी जो होती है वाइट ब्लड सेल्स की, वो क्या करती है, कुछ प्रोटीन्स को क्या कर देती है, अलाउ कर देती है अंदर आने देती है ब्लड सेल्स में. पैथोजेंस अंदर आ जाते हैं, और पैथोजन जब आ जाते हैं तो ये टिश्यू को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं. जिस वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है एलर्जिक फॉर्म में. आपको समझ में आया ये पॉइंट. क्या होता है, हिस्टामिन क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है. कैसे कॉज करता है, ये क्या करता है, बेसोफिल्स को प्रोड्यूस करता है. ये बेसोफिल जो प्रोड्यूस होते हैं मास्ट सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. ये मास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं. ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करने लग देते हैं. ये हिस्टामिन डेरिवेटिव की क्वांटिटी बेसोफिल्स के इंक्रीज होने पे वाइट ब्लड सेल्स की परमेबिलिटी को या कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. जिससे कुछ प्रोटीन पैथोजेंस के फॉर्म में वाइट ब्लड सेल्स में पैथोजेंस के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स में. और उस वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं. जिससे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है, या एलर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है इन्फ्लामेशन फॉर्म में. इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को डस्ट से या स्मोक से या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो एलर्जी होने पे क्या होता है, कंटिन्यूसली छींकें आने लग जाती है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है. ये जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है, ये शॉर्ट टर्म में इन्फ्लामेशन हिस्टामिन नाम के सब्सटेंसेस के ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से, बेसोफिल्स के ज़्यादा प्रोड्यूस होने से मास्ट सेल फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यूज़ में परमिबिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से वाइट ब्लड सेल्स में पैथोजेंस के डिपोजिशंस की वजह से, जो प्रोटीन्स के फॉर्म में अलाउ कर देते हैं पैथोजेंस को अंदर जाने से, इस वजह से टिश्यू का इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन कॉज होता है. जो हिस्टामिन का पहला हमने कॉजेज या इन्वॉल्वमेंट जो देखा था हमने. दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इन द गट में ये क्या करता है, पेरिटियल जो सेल्स होती है उसको क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस के लिए क्या करता है, उसके गट में पेरिटियल सेल जो होती है उनको हिस्टामिन क्या करता है, प्रमोट करता है. किसके लिए, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस के लिए. ये गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है, डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था. हियर
हियर इट एक्ट्स लाइक अ लोकल हार्मोन। यहाँ पे ये एक लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। देखो दोनों इफेक्ट देखे हमने। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन जो कॉज करता है, अब हम पिछले सेमेस्टर में जहाँ हम पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि इन्फ्लामेशन भी, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन भी डिफेंस मैकेनिज्म का एक टाइप है। पर यहाँ हिस्टामिन क्या कर रहा है, एलर्जिक इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। तो एलर्जी शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉज कर सकती है एस्थमेटिक सिचुएशन। तो ज़्यादा सिक्रेशन हार्मफुल भी है। लेकिन यहाँ जब हम गट में बात कर रहे हैं कि गट की पेरिटियल सेल्स जो होती है उनको प्रमोट करता है हिस्टामिन क्या सिक्रेट करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करने के लिए। और ये गैस्ट्रिक एसिड काम में आता है किसके, डाइजेशन के, किसके डाइजेशन के, फूड्स के और डिफरेंट सप्लीमेंट के, फूड सप्लीमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से एक्ट करता है लोकल हार्मोन्स के तरह। अगला जो यूज़ है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इट इफेक्ट्स स्लीपिंग एंड वॉकिंग। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। कौन, हिस्टामिन। क्या प्रोड्यूस करता है, स्लीपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पेशेंट में। कैसे हम डिस्कस करेंगे। वॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर पर्सन में। फूड इनटेक, थर्मल रेगुलेशंस, इमोशन एंड एग्रेसिव बिहेवियर, लोकोमोशन, मेमोरी एंड लर्निंग, ये सारी चीज़ें कौन कॉज करता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन कॉज करता है। ये हमने जनरल पार्ट डिस्कस किया। मैं देखूंगा कि वीडियो कितना लंबा होता है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम हिस्टामिन डेरिवेटिव को 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना। ये 6 स्लाइड चल रही है, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्लास तक आप उतना पढ़ पाए, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन और देख लेते हैं। हिस्टामिन जो सिंथेसिस होता है वो सिंपल हिस्टाडीन डेरिवेटिव से हाइड्रोलिसिस डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स, HDC लिखा है, से बनता है। अगर आप देखें हिस्टामिन डेरिवेटिव को, ये हिस्टाडीन डेरिवेटिव है। हिस्टाडीन डेरिवेटिव और हिस्टामिन डेरिवेटिव में केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस आया। अगर आप रिएक्शन को देखेंगे, ये रिएक्शन कॉज हो रही है HDC एंजाइम्स के प्रेजेंट में। इस एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोऑक्सी डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स। हाइड्रोऑक्सी डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स, है ना, की प्रेजेंस में हिस्टाडीन डेरिवेटिव्स का कन्वर्जन होता है हिस्टामिन में। और ये हिस्टामिन और हिस्टाडीन डेरिवेटिव जो होते हैं उसका बेसिक न्यूक्लियस इमिडाजोल रिंग होता है। ये इमिडाजोल रिंग है, अगर आप देख रहे हो तो ये एक इमिडाजोल रिंग है, 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग है। सॉरी, इसके पहले हमने डिस्कस किया था इसके पिछली वाली स्लाइड में, 2 नाइट्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हमने बोला इमिडाजोल रिंग। इस इमिडाजोल रिंग में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हुए और हिस्टामिन बन गया। हिस्टामिन किससे बना, हिस्टाडीन से बना। हिस्टाडीन और हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये केवल CO2 यहाँ से बाहर निकल गया और क्या बन गया, CO2 बाहर निकलने के बाद केवल ये CO2 बाहर निकल गया। यहाँ केवल H डेरिवेटिव बना हुआ है, H डेरिवेटिव एसोसिएट है। यहाँ पे H और NH2 है, HN और N है, और ये HDC है जिसको बोल रहे हैं हाइड्रो HDC, हाइड्रो डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम, सॉरी, है ना। तो बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन जो होता है उसका एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हमें लिखना है कि बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। अब अच्छा, बायोसिंथेसिस कहाँ होगा, चूँकि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट है तो मास सेल में होगा या नॉन मास सेल में होगा। मास सेल में होगा तो मास सेल में कहाँ होगा, मास सेल्स के ग्रेन्यूल्स में होगा। नॉन मास सेल्स में यदि सिक्रेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है हिस्टामिन का तो कहाँ होगा, नॉन मास सेल्स में होगा, ब्रेन में एंड गैस्ट्रिक एसिड फॉर्म में, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, सॉरी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड। तो बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन शरीर के 2 पार्ट में होगा, यहाँ मास सेल्स में और नॉन मास सेल्स में होगा। टिश्यू में फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन बोला है। बायोसिंथेसिस होने में जो सिंपल हिस्टाडीन है जो कि एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, इमिडाजोल बेसिक रिंग है या बेसिक न्यूक्लियस है, इस सिंपल हिस्टाडीन का कन्वर्जन हाइड्रोऑक्सी डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स, और हाइड्रोऑक्सी डीकार्बोऑक्सिलेज मतलब कार्बोऑक्सिलेज डेरिवेटिव कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी,
एग्जिट हो जाएगी इस एंजाइम्स के प्रेजेंस की वजह से, और ये हिस्टाडीन डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिस्टामिन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका बेसिक न्यूक्लियस इमिडाजोल रिंग होगा। ओके, वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन इज synthesized in cytoplasmic granules of its storage cells, mast cell and basophils। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के थ्रू इसका क्या होता है, हिस्टामिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स में होता है, और इसका स्टोरेज जो होता है मास्ट सेल्स, नॉन मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में होता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स। ये नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड्स हमने बात करी हेस स्टाडीन जो है वो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स है। इसके थ्रू क्या होता है, पायरोडॉक्सी फॉस्फेट या डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हिस्टाडीन का डी कार्बोऑक्सिलेज होता है एरोमेटिक डी कार्बोऑक्सिलेज की प्रेजेंस में, और कन्वर्जन हो जाता है किसमें, हिस्टामिन में। अब इनहिबिटर, हिस्टामिन इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन डी कार्बोऑक्सिलेज, जो हिस्टाडीन डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स है उसको दो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। यदि इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, एस हिस्टाडीन जो है, जो कि नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड से, वो हिस्टामिन में क्या होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा, और हिस्टामिन जब नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये जो दो डेरिवेटिव होते हैं, अल्फा फ्लोरोमिथाइल हिस्टाडीन और सर्टेन फ्लेवेनॉइड्स जो होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस जो हो रहा है हिस्टामिन का हाइड्रोक्सी डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, उस हिस्टामिन डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स HDC, हिस्टामिन डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एस हिस्टाडीन जो कि नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड से, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसमें, हिस्टामिन में। तो ये हो गया आपका बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ नेक्स्ट पार्ट है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का मतलब हम 8 स्लाइड हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 9वीं स्लाइड से डिस्कस करेंगे, पिछले सेक्शन को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू पेशेंटली लिसनिंग के लिए और सुनने के लिए सारी चीज़ें। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।